अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज का जो आपका टॉपिक है वो है पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट पीपा 1997। तो स्टूडेंट्स, ये एक्ट जो है वो नेशनल असेंबली से 3 सितंबर 1997 में पास हुआ था। सेनेट ऑफ पाकिस्तान जो है आपके सेनेट से ये 7 नवंबर और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से ये 3 दिसंबर को पास हो गया था। जो टेक्स्ट है यानी जो क्लॉजेज है, जो सेक्शन है, वो सारे नीचे डिस्क्राइब हुए हुए हैं इस एक्ट के। एक्ट नंबर 34 यानी इस जो एक्ट में है वो 34 सेक्शंस हैं। ठीक है, ये जो है वन, क्या आपको एक मिनट, ठीक है, ये जो वन है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, ये आपके एक्ट का सेक्शन 1 है। ठीक है, फिर उसके अंदर ये आप ब्रैकेट में जो 1 देख रहे हैं, 1 2 3, ये क्लॉजेज हैं। सेक्शन 1 का क्लॉज 1, सेक्शन 1 का क्लॉज 2, सेक्शन 1 का क्लॉज 3। ये इस तरह से काम करेगा। ये जो है 2, ये डेफिनेशंस, ये सेक्शन 2 है इस एक्ट का, और ये सेक्शन 2 का ये क्लॉज है एक, और ये उसके ABC इस क्लॉज के सब क्लॉज हैं। ये क्लॉज है, ये क्लॉजेस हैं, और ये जैसे क्लॉज है 10, सेक्शन 2 है, क्लॉज 10 है, और सब क्लॉज A। तो हम इस एक्ट को देख लेते हैं। इस एक्ट में एनवायरनमेंट के हवाले से क्या क्या बताया गया है। An act to provide for the protection, conservation, rehabilitation and improvement of the environment, for the prevention and control of pollution and promotion of sustainable development। ठीक है, तो ये तो हमने पढ़ा भी था अपने लास्ट लेक्चर में कि इस जो है एक्ट का बुनियादी मकसद क्या है। तो बुनियादी मकसद इस एक्ट का यही है, टू प्रोटेक्ट, कंजर्व, रिहेबिलिटेट, इम्प्रूव ऑफ द environment and the prevention and control of pollution और sustainable development की promotion। तो इस एक्ट को समझते हैं। सेक्शन 1 कहता है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, यानी ये एक्ट कहलाएगा क्या, एक्सटेंट और कमेंसमेंट क्या कब से होगी। ठीक है, तो दिस शैल मे बी कॉल्ड, दिस एक्ट में बी कॉल्ड द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1997। ठीक है, ये इस एक्ट का नाम है। इट एक्सटेंड्स द होल ऑफ पाकिस्तान, ये पूरे पाकिस्तान में जो है लागू होगा, एंड इट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस। डेफिनेशंस क्या है, यानी अगर इन्वायरमेंट की बात की जाएगी, कभी कोई केस जो है वो चलता है, तो आपको पता होना चाहिए कि आप जो भी बात कर रहे हैं क्या वो एक्ट के ज़ुमरे में आती है या नहीं आती। हर चीज़ की डेफिनेशन बहुत ज़रूरी है, वरना जो है कोई भी अगर डेफिनेशन फुल्ली डिस्क्राइब्ड ना हो तो कोई भी जो है वो सज़ा से बच सकता है या किसी को भी सज़ा मिल सकती है। तो in this act, unless there is anything repugnant in the subject or context, ठीक है, मतलब कि ये कहा गया है कि इन दिस एक्ट अनलेस देयर इज एनीथिंग रिपग्नेंट इन द सब्जेक्ट और कॉन्टेक्स्ट, इसको इस तरह समझ लें कि वजह इसके
कि मतन या सयाको सबाक में कुछ इसके मुनाफी हो। यह लॉ में लिखा जाता है कि जब तक कि कोई किसी जगह पर वाज़ह तौर पर बताया ना जाए कि क्या है, तब तक उस टर्म की डेफिनेशन वही रहेगी जो यहाँ डिस्क्राइब, यानी फॉर एग्जांपल एडवर्स एनवायरमेंटल इफेक्ट की डेफिनेशन है ये सब कुछ, ठीक है। इस डेफिनेशन के अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन अगर कहीं पर ये बात लिखी जाए कि एडवर्स एनवायरमेंटल इफेक्ट में एक और चीज भी आ रही है, तो वो भी फिर शामिल हो जाएगी लॉ की शक्ल में। लेकिन जब तक कहीं पर कोई टेक्स्ट मौजूद ना हो और सिर्फ एडवर्स एनवायरमेंटल इफेक्ट की बात की जाए, तो उसका मतलब यही होगा जो यहाँ पर ये सारी डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, उसका यही मकसद होगा। तो सेक्शन 2 बताता है डेफिनेशंस, यानी इस जितनी भी टर्म्स यूज होंगी वो तमाम टर्म्स की डेफिनेशन यहाँ पर मौजूद है। नंबर वन क्लॉज है इसका, सेक्शन 2 का नंबर 1 क्लॉज है एडवर्स एनवायरमेंटल इफेक्ट। इसका मतलब है मींस इम्पेयरमेंट ऑफ और डैमेज टू द एनवायरनमेंट एंड इट इंक्लूड्स, ठीक है। अब क्या क्या है एडवर्स एनवायरमेंटल इफेक्ट, किस किस एक्टिविटी को कहा जाएगा, वो एक्टिविटीज यहाँ पर बताई गई हैं। इम्पेयरमेंट ऑफ और डैमेज टू ह्यूमन हेल्थ एंड सेफ्टी और टू बायोडाइवर्सिटी एंड प्रॉपर्टी, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी को कोई नुकसान होगा, किसी की प्रॉपर्टी को कोई नुकसान होगा, सेफ्टी को, ह्यूमन हेल्थ को नुकसान होगा, उनकी सेफ्टी को कोई नुकसान होगा, इम्पेयरमेंट होगी, डैमेज होगा, तो वो आपका एडवर्स एनवायरमेंटल इफेक्ट में काउंट होगा। इसके अलावा अगर कोई पॉल्यूशन हो रही है तो वो एडवर्स एनवायरमेंटल इफेक्ट है, ठीक है। और एनी एडवर्स एनवायरमेंटल इफेक्ट एज मे बी स्पेसिफाइड इन द रेगुलेशन, ठीक है। ये तो हो गई शॉर्ट बात, और अगर इसके अलावा भी कहीं पर कोई एनवायरमेंटल इफेक्ट होगा तो वो डिस्क्राइब हो जाएगा। सेक्शन 2 का क्लॉज 2 है एग्रीकल्चरल वेस्ट, यानी अब एग्रीकल्चरल वेस्ट किसको कहा जाएगा, मींस वेस्ट फ्रॉम फार्म एंड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, ठीक है, इंक्लूडिंग पोल्ट्री, कैटल फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री, रेजिड्यूज फ्रॉम द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड अदर फार्म केमिकल्स। तो ये तमाम चीजें, ये तमाम एरिया से अगर पोल्यूशन वेस्ट आ रहा है तो वो एग्रीकल्चरल वेस्ट कहलाएगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कि अगर कोई पोल्ट्री का केस है तो वो भी एग्रीकल्चरल वेस्ट में आएगा। अगर किसी एनिमल हस्बेंड्री, यानी जहाँ पर जानवर पाले जाते हैं और दूध निकालना और उनकी दूसरी चीजें उनसे हासिल करना, वो तमाम चीजें एनिमल हस्बेंड्री में आएंगी। फार्म केमिकल्स वो भी एग्रीकल्चरल वेस्ट में आएगा। नंबर 3 है एयर पोल्यूटेंट, क्या होता है, तो वो भी एक्ट ने डिस्क्राइब कर दिया। एयर पोल्यूटेंट मींस एनी सब्सटेंस दैट कॉजेस पोल्यूशन ऑफ एयर एंड इंक्लूड्स सूट, स्मोक, dust particles, odor, light, electromagnetic radiation, heat, fumes, combustion exhaust, exhaust gases, noxious या toxic gases, hazardous substance and radioactive substances. ये तमाम चीजें एयर पोल्यूटेंट में आ सकती हैं। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, मीन्स ऑफ वेरिएबिलिटी अमंग लिविंग ऑर्गेनाइजेशंस फ्रॉम ऑल सोर्सेस इंक्लूडिंग इंटरएलिया, यानी इंक्लूडिंग अमंग टेरेस्ट्रियल, यानी इनको मिलाकर टेरेस्ट्रियल, मैरीन एंड अदर इक्वेटिक इकोसिस्टम्स, ये सब कुछ शामिल है। इन तमाम की बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात हो रही है। And ecological complexes of which they are part. This includes diversity within a species, between species, and of ecosystems. ठीक है। इसके अलावा नंबर 5th क्लॉज है आपके सेक्शन 2 का काउंसिल। काउंसिल मीन्स द पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन काउंसिल एस्टेब्लिश्ड अंडर सेक्शन 3। अब इसको समझिए, यानी इस एक्ट में जहां भी काउंसिल का वर्ड इस्तेमाल होगा उसका मतलब है पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन काउंसिल। और ये पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन काउंसिल इस्टेब्लिश कहाँ हुआ है,
किसके अंडर हुआ है, किस तरह बनाया गया है, अंडर सेक्शन 3 के रूल्स के तहत बनाया गया है। अब सेक्शन 3 देख लें ताकि समझ में आ जाए। देखिए ये सेक्शन 3 है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। ये सेक्शन 3 है स्टूडेंट, और इस सेक्शन में बताया गया है कि काउंसिल कैसे बनाना है, काउंसिल में कौन होना चाहिए, काउंसिल मेंबर्स की जो है वो क्वालिफिकेशंस कितनी होनी चाहिए, किस तरह उन्हें सिलेक्शन उनकी होगी एंड सो ऑन। ये तमाम चीजें सेक्शन 3 में डिस्क्राइब है। हम दोबारा सेक्शन 2 में जा रहे हैं क्योंकि वहां हम डेफिनेशंस देख रहे हैं तमाम चीजों की। ये है सेक्शन 2 का क्लॉज 5 काउंसिल, ठीक है। 6 है डिस्चार्ज। डिस्चार्ज का क्या मतलब है वो एक्ट बता रहा है। इसका मतलब है स्पिलिंग, लीकिंग, पंपिंग, डिपॉजिटिंग, सीपिंग, रिलीजिंग, फ्लोइंग आउट, पोरिंग, इमिटिंग, एम्पटाइंग और डंपिंग। ये सब कुछ जो भी एक्टिविटी होगी वो डिस्चार्ज कहलाएगी। या डिस्चार्ज का कहीं भी नाम आएगा इस लॉ में तो उसका मतलब ये होगा कि या तो किसी स्पिलिंग की बात हो रही है, किसी लीकिंग की, किसी पंपिंग की, डिपॉजिटिंग की, सीपिंग की, रिलीजिंग की, इसमें से किसी एक चीज की बात हो रही है यहाँ पर। इकोसिस्टम क्या होता है? Ecosystem means the dynamic complex of plant, animal, and microorganism communities and their non-living environment interacting as a functional unit. ये आपको पता है, लेकिन हर चीज की डेफिनेशन लॉ में देना जरूरी है। एक बहुत मशहूर जो है वो इंसिडेंट आप लोगों ने सुन रखा होगा कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के हवाले से, कि उनकी वजह से जो है वो ब्रिटिश लॉ में तब्दीली आई। कैसे आई कि इस तरह था स्टूडेंट्स, हमने बचपन में सुना था, मैं आप लोगों से शेयर कर देती हूँ कि एक जो है वो बच्चे को फांसी की सजा सुनाई गई किसी जुर्म के नतीजे में। अब वो इल्ज़ाम था या वाकई जुर्म साबित हो गया था वो मुझे नहीं पता, लेकिन जो है जब कोई सूरत नहीं निकली तो उसे फांसी की सजा देने दी गई। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना उसका केस लड़ रहे थे। तो फिर जो है यूं हुआ कि उन्होंने कहा ठीक है आप इन्हें लटका दें। तो जब उन्हें लटकाया गया तो फिर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उन्हें रुकवा दिया। क्यों? क्योंकि एक लॉ में ये लिखा था कि मुजरिम को लटकाया जाएगा। तो फिर क्या हुआ, लटका दिया तो बस अब उतार दो, ठीक है। लटकाओ, लटकना मरने तक नहीं था, लेकिन उसमें अमेंडमेंट करवाई कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वजह से कि हैंग्ड टिल डेथ, यानी मरने तक लटकाओ, सिर्फ लटकाओ नहीं मरने तक लटकाओ। तो जो लॉज में है वो लफ्ज अल्फाज जो है वो बहुत अहमियत के हामिल होते हैं, इसीलिए हर डेफिनेशन की क्लैरिफिकेशन बहुत ज़रूरी होती है। इकोसिस्टम मीन द डायनामिक कॉम्प्लेक्स ऑफ प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ये आपने पढ़ रखा है लेकिन यहाँ पर ये क्लियर करना ज़रूरी है, क्योंकि जब ये केस चलते हैं, अगर कोई केस चलता है तो बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जो नॉन टेक्निकल लोग भी होते हैं, नॉन प्रोफेशनल भी होते हैं, जिनको नहीं पता एनवायरनमेंट क्या है, इकोसिस्टम क्या है, उनकी जो है ईज के लिए भी डेफिनेशंस का होना ज़रूरी है। एफिल्यूएंट का क्या मतलब है? Effluent mean any material in solid, liquid or gaseous form or combination, ठीक है। Effluent का मतलब solid भी, liquid भी है और gas भी है। Discharged from industrial activity, discharge हो किसी industrial activity से, और any other source and includes a slurry, suspension or vapor. Emission standards क्या है? Means the permissible standards established by the federal agency or a provincial agency of emission of air pollutants and noise and for discharge of effluent and waste. एमिशन स्टैंडर्ड वही हैं जो फेडरल एजेंसी यानी ईपीए ने आपको दे रखे हैं, और हर चीज़ के हैं, एयर के हैं, नॉइस के हैं, वाटर के हैं, वेस्ट के हैं, हर चीज़ के स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं। इन्वायरमेंट,
इन्वायरमेंट की भी डेफिनेशन जो है वो लॉ बताता है कि इन्वायरमेंट क्या है, ये हमने शायद पिछले लेक्चर में पढ़ ली थी, आप लोग देख लें। दिस इज द क्लॉज एंड दीज आर दी सब क्लॉज। इसके अलावा व्हाट इज एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, वो यहाँ पर बताया गया है कि क्या है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। तो ये तो हम खैर पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे, यहाँ पर इसकी छोटी सी एक डेफिनेशन दी हुई है, वो देख लें आप, ये भी हमने डिस्कस की थी। इन्वायरमेंटल मैजिस्ट्रेट क्या होता है वो बताया गया है। इन्वायरमेंटल मैजिस्ट्रेट मीन्स अ मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 24। अब इन्वायरमेंटल मैजिस्ट्रेट जो है वो जज होता है जो फैसला देता है एनवायरनमेंट के हवाले से, एनवायरमेंटल केसेस जब चलते हैं। लेकिन वो एनवायरमेंटल मैजिस्ट्रेट कैसे अपॉइंट होगा? अंडर सेक्शन 24। इस लॉ में एक सेक्शन है 24, वो जो है वो बताएगा, उसमें जो है वो रिक्वायरमेंट दी गई होंगी कि एलिजिबिलिटी दी गई होगी, क्राइटेरिया डिस्कस किया गया होगा कि ये क्राइटेरिया को अगर वो जो है फुलफिल करता है तो फिर वो एनवायरमेंटल मैजिस्ट्रेट जो है वो बन सकता है। ठीक है। इसके अलावा एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल्स, अदालतें, वो कंस्टिट्यूट होती है अंडर सेक्शन 20। सेक्शन 20 में बताया गया है कि एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल कैसी होनी चाहिए, कौन कौन होना चाहिए उसमें। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये स्टूडेंट इस तरह समझ लें कि इसकी डेफिनेशन बहुत बड़ी थी, तो इस्लाम में क्या रेफरेंस दे दिया गया, क्या रेफरेंस दे दिया गया कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वो है जो कि टेरिटोरियल वाटर्स एंड मैरीटाइम जोन्स एक्ट 1976 में डिफाइन किया गया है। यानी इसकी डेफिनेशन देखने के लिए आप ये वाला एक्ट खोलें और उसके सेक्शन में देखें कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या है। मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। ये जो है वो समंदरों के अंदर आपकी एक लिमिट होती है, वो आपका अराउंड 200 नॉटिकल माइल्स का एक एरिया होता है। तो ये आपका हर कंट्री का होता है अपना, यहाँ पर वो तमाम की तमाम रिसोर्सेज को जो है वो इस्तेमाल में लेकर आ सकते हैं। यहाँ से वो चाहे तो जो है मतलब फूड सोर्सेज ले ले या फ्यूल सोर्सेज, जो भी चाहिए कुछ वो अपना यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और किसी कंट्री की यहाँ पर कोई जो है वो नहीं हो सकती इजारादारी। मतलब ये सिर्फ आपका हर कंट्री का अपना एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, इसके ऊपर किसी का भी चाहे वो जितना भी डेवलप कंट्री हो वो वहाँ पर आकर एक्सट्रैक्शन नहीं कर सकता। हाँ, अगर आप परमिशन देते हैं तो वो अलग बात है, लेकिन उसका उस पर कोई हक नहीं है। फैक्ट्री क्या है इन्वायरमेंटल एक्ट की नज़र में? एनी प्रेमिसेस इन विच इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इज बीइंग अंडरटेकन। ठीक है। फेडरल एजेंसी क्या है? मीन्स द पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी अंडर सेक्शन 5। सेक्शन 5 में बताया गया है कि फेडरल एजेंसी कैसे बनेगी, उसकी बुनियादें क्या होंगी, कौन कौन लोग और किस क्वालिफिकेशन के लोग उसमें शामिल होंगे। गवर्नमेंट एजेंसी क्या है? ये बहुत सारी हो सकती हैं और वो तमाम की तमाम यहाँ पर डिस्क्राइब की गई है कि ये डिवीजन, डिपार्टमेंट, अटैच डिपार्टमेंट हो सकता है, ब्यूरो, सेक्शन, कमीशन, बोर्ड, ऑफिस, कुछ भी हो सकता है किसी फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, वो गवर्नमेंट एजेंसी कहलाएगी। इसके अलावा अ डेवलपमेंट और अ लोकल अथॉरिटी, कंपनी और कॉरपोरेशन एस्टैब्लिश और कंट्रोल बाय द फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ठीक है, उनकी तरफ से भी कोई ऐसा विंग हो जिसको वो गवर्नमेंट एजेंसी कहा जा सकता है। प्रोविंशियल एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी को भी गवर्नमेंट एजेंसी कहा जा सकता है। या इसके अलावा एनी अदर बॉडी डिफाइंड एंड लिस्टेड इन द रूल्स ऑफ बिजनेस ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है, बिजनेस, ये जो रूल्स दिए गए हैं बिजनेस के, उसके अंदर गवर्नमेंट एजेंसी जो जो हो सकती हैं वो तमाम गवर्नमेंट एजेंसी कहलाती हैं। हजार्डस सब्सटेंस क्या होता है? A substance or mixture of substance other than a pesticide
as defined in the Agricultural Pesticide Ordinance 1971. ठीक है, इस ऑर्डिनेंस में हजार्डस सब्सटेंस की पूरी डेफिनेशन दी हुई है, which by reason of its chemical activity is toxic, एक्सप्लोसिव हो, टॉक्सिक हो, फ्लेमेबल हो, कोरोसिव हो, रेडियो एक्टिव हो, या इन सब का कॉम्बिनेशन हो, और क्या कर सकता हो, इन्वायरमेंटल इफेक्ट, एडवर्स इन्वायरमेंटल इफेक्ट करने का हामिल हो, तो हजार्डस कहलाएगा, हजार्ड सब्सटेंस कहलाएगा। हजार्डस वेस्ट क्या है? मीन्स वेस्ट विच इज और विच कंटेन द हजार्डस सब्सटेंस, ठीक है, ऑब्वियसली। और हजार्डस वेस्ट में आपका हॉस्पिटल वेस्ट भी शामिल है और न्यूक्लियर वेस्ट भी शामिल है, ये यहाँ पर बता दिया गया। तो कल को अगर फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर वेस्ट के ऊपर कोई केस चलता है कि कोई जो है शख्स है, उसको प्रॉब्लम है, वो कंप्लेन करता है कि मैं जो है मेरे घर के करीब इस तरह की फैसिलिटी है कि वहाँ न्यूक्लियर वेस्ट निकला, ऐसा होता नहीं, बट फॉर एग्जांपल हम सोच रहे हैं ऐसा होता है, तो वो उस न्यूक्लियर वेस्ट को हजार्डस वेस्ट में कह सकता है कि हजार्डस वेस्ट है और मेरी जान के लिए खतरा है, तो वो इजीली अपना केस इस पॉइंट पर चला सकता है। हिस्टोरिक वाटर्स, ये भी समंदर हो के अंदर आपका जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर का पानी होता है, वो सारा आपका हिस्टोरिक वाटर कहलाता है। हॉस्पिटल वेस्ट इंक्लूड्स मेडिकल सप्लाईज और ब्लड, टिश्यू, ऑर्गन्स एंड ह्यूमन एनिमल बॉडीज फ्रॉम हॉस्पिटल्स, क्लिनिक एंड लेबोरेटरीज, ठीक है, इन तमाम जगहों से अगर ये वाला वेस्ट आ रहा है तो वो हॉस्पिटल वेस्ट कहलाएगा। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी क्या होती है? हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि कोई भी जगह जहाँ पर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हो रही हो फैक्ट्री कहलाएगी। अब उस इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को भी डिफाइन किया गया है कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी क्या होती है। तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी होती है एनी ऑपरेशन और प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग, मेकिंग, फॉर्म्युलेटिंग, synthesizing, altering, repairing, ornamenting, finishing, packing, or otherwise treating any article or substance, ठीक है, with a view to its use, sale, ट्रांसपोर्ट, डिलीवरी और डिस्पोजल। और अगर माइनिंग की तरफ जाएं तो और फॉर माइनिंग, फॉर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट, ये भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में आता है। और फॉर पंपिंग वाटर और सीवेज, और फॉर जनरेटिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग, ट्रांसमिटिंग पावर, ये सब भी आपका हाइड्रो पावर है, सन सोलर पैनल सिस्टम चल रहा है, कुछ भी है बन रहे हैं या रन हो रहा है, वो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में आएगा। इंडस्ट्रियल वेस्ट क्या होता है? वो वेस्ट जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के नतीजे में प्रोड्यूस हो रहा हो। IEE, इन्वायरमेंटल इनिशियल इन्वायरमेंटल एग्जामिनेशन मीन्स अ preliminary environmental review of the reasonably foreseeable qualitative and quantitative impacts on the environment, ये हमने बात की। अच्छा, इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। जो आपका एक्ट है वो IEE और EIA पर एक बहुत पूरा रेगुलेशन देता है, वो हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे उसको। लोकल अथॉरिटी से क्या मुराद होगा? अगर कहीं पर लोकल अथॉरिटी का जिक्र किया जाएगा इस लॉ में, तो उसका मतलब होगा कि any agency set up or designated by the federal government or a provincial government by notification in the official gazette to be a local authority for the purpose of this act। अच्छा, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट जो है, अगर कोई भी एक ऐसी एजेंसी बना दे जो इस एक्ट की इस एक्ट को इन्फोर्स करवाने में मददगार साबित हो, यानी जैसे EPA है वो कराची में KMC को कर ले, अपने जो है एतमाद में ले ले KMC को,
और कहे कि आप कराची के फॉर एग्जांपल कचरे को जो है वो मैनेज करवाएं और कचरे के हवाले से जो है वो लॉ को फॉलो करवाएं, तो क्या होगा, वो लोकल अथॉरिटी है, लोकल अथॉरिटी कहलाएगी। और ईपीए इस तरह की बहुत सारी लोकल अथॉरिटी से मदद ले सकता है। लेकिन उसके लिए क्या ज़रूरी है, उसके लिए ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन ज़रूरी है। ऑफिशियल गैजेट स्टूडेंट एक तरह का लॉ का न्यूज़पेपर होता है, कानून का एक तरह का न्यूज़पेपर होता है। उसके अंदर कानून के हवाले से जितनी भी चीज़ें होती है उनकी खबरें आ रही होती हैं। यानी अगर कोई नया लॉ पास हुआ तो वो ऑफिशियल गैजेट की साइट पर अपलोड हो जाएगा, उसके अखबार पर शाये हो जाएगा। किसी लॉ में कोई नया सेक्शन मुतारिफ कराया गया तो वो उसमें आ जाएगा। इसी तरह कोई अमेंडमेंट हो रही है, कोई तरमीम हो रही है लॉज में, कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो भी ऑफिशियल गैजेट के अंदर पब्लिश होगा। तो मतलब कानून के हवाले से जितनी भी खबरें हैं वो खबरें देखनी है आपको, तो आप जो है वो गवर्नमेंट के ऑफिशियल गैजेट पर जाएं। लोकल काउंसिल, ठीक है, लोकल काउंसिल इन्हीं लोकल अथॉरिटी का होगा। मोटर व्हीकल क्या होगी? मोटर व्हीकल मीन्स एनी mechanically propelled vehicle adapted for use upon land, whether its power of propulsion is transmitted there to from an external internal। ये बता रहे पूरी मोटर व्हीकल की डेफिनेशन कि उसमें चैसे होगा और बॉडी अटैच्ड होगी। इसके अलावा जो है वो जो है वो रेल्स पे नहीं चलता होगा, यानी ट्रेन जो है, ट्रेन को आप मोटर व्हीकल नहीं कह सकते क्योंकि वो रेल्स पर, फिक्स्ड रेल्स पर चल रही होती है। म्यूनिसिपल वेस्ट क्या होता है? इट इंक्लूड सीवेज, रिफ्यूज, गार्बेज, वेस्ट फ्रॉम एबेटॉयर्स और स्लज एंड ह्यूमन एक्सक्रीटल। एबेटॉयर स्लॉटर हाउस जहाँ पर कुर्बानी जानवरों की जाती है, इनको काटा वाटा जाता है, तो ये इसमें आते हैं। तो ये कुछ भी यहाँ का वेस्ट होगा तो वो म्यूनिसिपल वेस्ट कहलाएगा। इसके अलावा नेशनल एनवायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स क्या होंगे? मतलब वो स्टैंडर्ड्स जो फेडरल एजेंसी ने बनाए हैं। अच्छा ये देखें, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको समझिए। नेशनल एनवायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड मीन्स स्टैंडर्ड एस्टेब्लिश्ड बाय द फेडरल एजेंसी, established by the federal agency under, किसके अंडर बनाए? अंडर क्लॉज ई, अंडर क्लॉज ई ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 6, ठीक है, क्लॉज ई सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 6 का। तो आप वहां पर जाएं, यानी आप सबसे पहले जाएं सेक्शन 6 में, फिर आप जाएं उसके सब सेक्शन 1 में, और फिर आप उसके जाएं क्लॉज ई में। तो वहां पर पता चलेगा कि नेशनल एनवायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स कैसे बनते हैं। ठीक है, चले हम चले जाते हैं, देख लेते हैं अगेन, रिकॉल कर लूँ। सेक्शन 6 का सब सेक्शन 1 एंड ई। ये सेक्शन 5 है, ये सेक्शन 6 है, इसका सब सेक्शन 1 एंड ई, ये रहा क्लॉज ई। क्लॉज ई में है क्या? प्रिपेयर, रिवाइज एंड एस्टैब्लिश द नेशनल एनवायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड विद अप्रूवल ऑफ द काउंसिल। ठीक है, यहाँ पर नेशनल एनवायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड बनाने के लिए एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी को हिदायत दे दी गई। अब उसने बनाना है, प्रिपेयर करना है, रिवाइज करना है एनक्यूज को। तो ठीक है, तो ये हो गया नेशनल एनवायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड। अच्छा, ये एनक्यूज जो है वो अप्रूव कौन करेगा? काउंसिल करेगा, काउंसिल अप्रूव करेगा। और वो काउंसिल कौन सा है? क्लॉज सी ऑफ सब सेक्शन
1 ऑफ सेक्शन 4 के तहत। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सेक्शन 4(1)(c), सेक्शन 4, सेक्शन 4 दिस वन, उसका 1 और उसका C, अप्रूव द नेशनल एनवायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। यानी काउंसिल का काम है अप्रूव द नेशनल एनवायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। यहाँ पर काम भी बताए जाते हैं ना, ये किसका क्या काम है। तो लॉ तो पूरी एक गाइडलाइन होता है, जो आपका एक्ट होता है वो पूरी गाइडलाइन होता है कि क्या करना है, कैसे करना है, बेहतर क्या है एंड सो ऑन। तो ये हो गया एनक्यूज। अच्छा, नॉइज का मतलब क्या है, लॉ ने बता दिया, इस एक्ट में डिस्क्राइब्ड है नॉइज क्या होता है। नॉइज मीन्स द इंटेंसिटी, ड्यूरेशन एंड कैरेक्टर फ्रॉम ऑल सोर्सेज एंड इंक्लूड्स वाइब्रेशंस। वाइब्रेशन भी आपके नॉइज में शामिल है। यानी कल को जो है कोई ऐसा केस ना आ जाए, यानी अगर कोई ऐसा केस आता है कि जो गिल्टी है वो कहता है शोर तो हो ही नहीं रहा, तो वो ये कहे कि सिर्फ वाइब्रेशन फील होती है, शोर तो नहीं है इसमें कोई, तो इसलिए यहाँ क्लियर कर दिया गया कि शोर में वाइब्रेशंस भी शामिल है। न्यूक्लियर वेस्ट, न्यूक्लियर वेस्ट फ्रॉम एनी न्यूक्लियर रिएक्टर और न्यूक्लियर और अदर न्यूक्लियर एनर्जी सिस्टम, ठीक है, विच इज नॉट रेडियो एक्टिव, मतलब रेडियो एक्टिव ना भी हो लेकिन न्यूक्लियर फैसिलिटी से निकल रहा हो तो वो न्यूक्लियर वेस्ट में ही काउंट होगा। पर्सन का क्या मतलब है, इस लॉ में अगर कहीं पर्सन की बात की जाएगी तो ये तो बड़ी लंबी डेफिनेशन है कि पर्सन कोई भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, एक इंडिविजुअल भी हो सकता है जो केस दर्ज करता है। Person means any natural person or legal entity and includes an individual, firm, association, partnership, society, group, company, corporation, etc. कुछ भी हो सकता है। Pollution का मतलब क्या है? Pollution means the contamination of air, land, water by the discharge or emissions or effluents or waste or air pollutants or noise or other matter which either directly or indirectly or in combination with discharges substance alters unfavorably the chemical, physical, biological, radiational, thermal, radiological or aesthetic properties of the air। ठीक है, अनफेवरेबली मीन्स में यानी अनडिजायरेबल वे में जो है वो किस हवा की केमिकल प्रॉपर्टी चेंज कर दे, फिजिकल कर दे, बायोलॉजिकल कर दे, थर्मल कर दे, या रेडियोलॉजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाए, एस्थेटिक प्रॉपर्टी चेंज हो जाए, हवा की अनफेवरेबली यानी अच्छी ना लगे, नुकसानदेह हो, तो वो पॉल्यूशन कहलाएगी। लैंड और वाटर और विच में इट्स लाइकली टू मेक द एयर, लैंड, वाटर अनक्लीन कर दे, नॉक्सिक और इम्प्योर कर दे, इंजूरियस कर दे, डिसएग्रीएबल कर दे, डेट्रीमेंटल टू हेल्थ। वही बातें हैं लेकिन यहाँ पर डिस्क्राइब की गई है इन वर्ड्स कि किसी तरह भी जो है वो नुकसानदेह हो लोगों के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, जानवरों के लिए, बिल्डिंग्स के लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए, हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए। प्रिस्क्राइब्ड का मतलब है कि मतलब प्रिस्क्राइब किया गया हो कोई भी चीज बाई रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट, रूल्स के तहत प्रिस्क्रिप्शन दी गई हो तो वो प्रिस्क्राइब्ड कहलाएगा। प्रोजेक्ट का मतलब क्या है, कोई भी एक्टिविटी, प्लान, स्कीम, प्रपोजल, ठीक है, जिसमें एनवायरनमेंट में कोई चेंज आ रहा हो और उसमें शामिल है कंस्ट्रक्शन और यूज ऑफ बिल्डिंग्स और अदर वर्क, construction or use of roads, transport system, factories installation, mineral prospecting and mineral searching, mining, quarrying,
ड्रिलिंग, ठीक है, ये सब कुछ इसमें आएगा। इसके अलावा एनी चेंज ऑफ लैंड यूज और वाटर यूज, क्योंकि डायरेक्ट इन्वायरमेंट इससे रिलेटेड है। ऑल्ट्रेशन, एक्सपेंशन, रिपेयर, डिकमीशनिंग और अबेंडमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स, अदर वर्क, रोड्स, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, फैक्ट्रीज, ठीक है, ये सब कुछ इसमें शामिल है। तो ये तमाम काम जिसमें एनवायरनमेंट में कोई ऑल्टरेशन आ रही है तो वो प्रोजेक्ट कहलाएंगे। प्रोपोनेंट कौन है? वो शख्स जो कि ये प्रोजेक्ट करना चाह रहा है, कर रहा है। प्रोविंशियल एजेंसी क्या है? प्रोविंशियल आपकी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है, एस्टैब्लिश अंडर सेक्शन 8 के तहत जो बनेगी, जो हम जो है सेक्शन 8 पे जब हम पहुंचेंगे तो हम पढ़ेंगे कि प्रोविंशियल एजेंसी की बुनियादें क्या होती हैं। रेगुलेशन से क्या मुराद है? रूल्स एंड रेगुलेशन वही जो इस एक्ट के तहत दिए गए, बहुत सारे दिए गए हैं, उसमें से चंद एक हमारे कोर्स का हिस्सा होंगे। जैसे IEE और EIA एक रेगुलेशन है, इसके अलावा नेशनल एनवायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स रूल्स हैं। तो ये तमाम हम पढ़ेंगे, सारे के सारे हम नहीं पढ़ सकते, हम चंद एक पढ़ेंगे। सीवेज का मतलब क्या है? Sewage means liquid or semi-solid waste and sludge from sanitary conveniences and kitchens, laundries, washing and similar activities, ठीक है। तो ये सब कुछ जो है आपका सीवेज कहलाएगा। स्टैंडर्ड्स का क्या मतलब है? क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स फॉर डिस्चार्ज ऑफ फ्लूइड्स एंड वेस्ट। स्टैंडर्ड की हमने बात की और स्टैंडर्ड्स का मतलब यही है, नेशनल एनवायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है वो सबको पता है, लेकिन फिर भी जो है वो डेफिनेशन बताना जरूरी होता है। मीन्स डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स, ठीक है। टेरिटोरियल वाटर की बताया गया है, वही रेफरेंस दिया गया है कि वहां से इसकी फुल डेफिनेशन देख लें कि टेरिटोरियल वाटर क्या होता है। टेरिटोरियल वाटर स्टूडेंट वही होता है जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर ही आता है, आपकी टेरिटरी के साथ साथ जो चल रहा होता है, हमें इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। वेसल का मतलब होता है कोई भी चीज जो कन्वेंस के जो है पानी के जरिए इंसानों या चीजों का जो है वो तरसील होती है, आना जाना होता है, ले जाना होता है, वो कंटेनर, वो चीज वेसल कहलाती है। यानी कोई शिप, कोई कंटेनर जो है वो वेसल में शामिल होंगे। वेस्ट क्या होता है? वेस्ट में एनी सब्सटेंस और ऑब्जेक्ट व्हिच हैज बीन इज बीन और इज इंटेंडेड टू बी डिस्कार्डेड और डिस्पोज्ड ऑफ एंड इंक्लूड्स कोई भी ऐसी चीज जो फेंकने की हो, यूज्ड हो गई हो, यूज्ड होने वाली हो, डिस्कार्ड करने के लिए रखी है, डिस्पोज ऑफ हो जाएगी, वो वेस्ट कहलाएगी। और इसमें आपका लिक्विड सॉलिड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, सस्पेंडेड वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, एग्रीकल्चरल वेस्ट, न्यूक्लियर वेस्ट या म्यूनिसिपल वेस्ट, हॉस्पिटल वेस्ट या यूज्ड पॉलीथीन बैग्स हों या इंसिनरेशन के बाद जो कचरा बच जाए, वो सब कुछ वेस्ट की टाइप्स हैं, सब कुछ वेस्ट में आएगा। ये अभी हमने सेक्शन 2 पढ़ा है स्टूडेंट एक्ट का। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे सेक्शन 3, सेक्शन 4। इसके 34 सेक्शंस हैं, सबको नहीं देखेंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, जो समझने की जरूरत है, उन्हें समझ लेंगे।